हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू यू ऑल। आज मैं आप सबसे बात करने वाला हूँ नेशनल इनकम के बारे में। पूरी बात करेंगे नेशनल इनकम की, एक एक कंसेप्ट, एक एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। लेकिन ये जो वीडियो है ये प्योरली बेस्ड होने वाली है इनकम मेथड के ऊपर। तो अगर आपको इनकम मेथड में कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, तो आप इस वीडियो को कंसिडर कर सकते हो, इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आकाश कुमार चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम बेल। इसी बात पे कीप सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स। लेट स्टार्ट फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं नेशनल इनकम। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि नेशनल इनकम 3 मेथड से कैलकुलेट किए जा सकते हैं। सबसे पहला है इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड प्रोडक्शन मेथड। तो आपके पास ये 3 मेथड होते हैं, इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन। इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्रोडक्शन। ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं। क्लियर है? अब आगे बात करते हैं। इनकम मेथड के हिसाब से हम नेशनल इनकम किनको बोलेंगे? तो एकदम बिल्कुल अगर इन सिंपल वर्ड में कहूँ तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि ऑल फैक्टर इनकम, पूरे फैक्टर इनकम को अगर हम इंक्लूड कर लें तो उसे हम कहेंगे नेशनल इनकम। क्लियर है? लेकिन अगर आप इसे और अच्छे से कहना चाहते हो तो आप ये कहोगे ऑल फैक्टर इनकम ऑफ रेसिडेंट, ठीक है, ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट इन अ कंट्री इज नॉन एज नेशनल इनकम। मतलब मैंने क्या बोल दिया? मैंने खाली इतना बोल दिया कि आपकी जो टोटल फैक्टर इनकम है जो कमाई गई है किसके द्वारा? नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा। कहाँ पर? कंट्री के अंदर। उसे हम कहेंगे नेशनल इनकम। क्लियर है? आप देख सकते हो। तो नेशनल इनकम इज अ सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इन 1 अकाउंटिंग ईयर, एक साल के अंदर। उसे हम कहेंगे नेशनल इनकम एज पर इनकम मेथड। क्लियर हुआ? यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सर फैक्टर इनकम क्या होती है। तो फैक्टर इनकम वो इनकम है जो आप अर्न करते हो, कमाया जाता है, जिसके लिए आप काम करते हो, काम के बदले आपको पैसे मिलते हैं। ऐसे इनकम को हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। क्लियर हुआ? अब बात कर लेते हैं सर नॉर्मल रेसिडेंट क्या होते हैं। तो नॉर्मल रेसिडेंट सिर्फ इंडियन नहीं होते। आप यहाँ पे अपना डाउट पर क्लियर कर लीजिए कि नॉर्मल रेसिडेंट इंडियन को नहीं बोलते। नॉर्मल रेसिडेंट वो पर्सन है जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन इंडिया फॉल करता है। अब हो सकता है कि वो फॉरेन पर्सन भी हो सकता है कि इंडियन पर्सन भी हो, लेकिन उसकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन इंडिया फॉल करनी चाहिए। तो ये उसे हम कहेंगे नॉर्मल रेसिडेंट। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला ऑफ नेशनल इनकम। देखो हमारे पास 8 नेशनल इनकम होते हैं, जीडीपी-एमपी, जीडीपी-एफसी, एनडीपी-एमपी, एनएनपी-एफपी, ऐसे करके मेरे पास 8 नेशनल इनकम होते हैं। हमको उन सब का फॉर्मूला याद करना होता है, जो कि थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो हम कैसे याद करेंगे फॉर्मूले? तो यहाँ मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। कोई से भी आपसे इनकम पूछी जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको आंख बंद करके सबसे पहले COE, OS, MI, ये 3 चीज़ पहले ही बोल देनी है, क्योंकि ये तीनों हर इनकम में इंक्लूड किए जाएंगे। क्लियर है? उसके बाद आपको क्या करना है कि डेप्रिसिएशन कहाँ ऐड करेंगे, NFIA कहाँ, NIT कहाँ, पूरा खेल इनका रहेगा। तो ये जानने के लिए आप आइए शॉर्ट ट्रिक के ऊपर कि आखिर क्या है शॉर्ट ट्रिक। तो पहले तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि COE, OS एंड MI, ये तीनों चीज़ हर जगह इंक्लूड किए जाएंगे, चाहे कोई सी भी इनकम आप कैलकुलेट कर रहे होगे। लेकिन इसके बाद अगर लिखा हुआ है आपके इनकम में ग्रॉस, तो हम प्लस करेंगे डेप्रीसिएशन। तो ग्रॉस लिखा मिल जाए तो प्लस कर देंगे डेप्रीसिएशन, और नेट लिखा मिलेगा तो आपको माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, हम कुछ भी नहीं करेंगे बस। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगर आपको लिखा मिला नेशनल तो हम प्लस करेंगे NFYA। अब सर NFIA क्या है? NFIA है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से आने वाला पैसा। तो अगर हम नेशनल लेवल पे इनकम को कंप्यूट कर रहे हैं तो हम NFIA को इंक्लूड करेंगे। लेकिन वहीं अगर आप डोमेस्टिक लेवल पे कंप्यूट कर रहे हो इनकम को, तो आपको NFIA को इंक्लूड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम अलग से माइनस नहीं करने वाले। वही बात अगर हम मार्केट प्राइस पे चीज़ों को पढ़ेंगे तो हम प्लस करेंगे NIT बोले तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स, NIT इक्वल टू IT माइनस सब्सिडी। क्लियर है? ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है। तो अगर आपको ग्रॉस लिखा मिल जाए तो प्लस कर दो डेप्रिसिएशन, नेशनल लिखा मिल जाए तो प्लस कर दो NFIA, MP लिखा मिल जाए तो प्लस कर दो NIT, और COE, OS, MI ये तो आपको इंक्लूड करने ही थे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद हम बात करेंगे सर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, या हम बोले तो COE, ये क्या होते हैं सर? तो COE बेसिकली वेजेस को बोलते हैं। इकोनॉमिक्स में हर चीज़ को थोड़ा वजन दे के बताया जाता है, इसीलिए वेजेस को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। मतलब एम्प्लॉय को कंपनसेशन में कुछ भी मिले वो सब क्या है? COE। डेफिनेशन की बात करें तो वेजेस इन कैश, वेजेस इन काइंड इज नॉन एज COE। अब देखो, कैश के फॉर्म में आपको कुछ भी वेज मिल रहा हो वो सब कहलाएगा COE, और काइंड के फॉर्म में आपको कुछ भी मिले वो सब कहलाएगा COE, जैसे कि वेजेस, सैलरी, बोनस, डियरनेस अलाउंस। और काइंड की बात करें तो नॉमिनल रेंट हाउस, एजुकेशन फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, ये सब क्या है? ये सब है वेजेस इन काइंड। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे आप देख लो क्या होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो बेनिफिट इन कैश एंड बेनिफिट इन काइंड इज नॉन एज COE। उसके बाद हम बात करते हैं डज नॉट इंक्लूड इन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। आखिर क्या क्या इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता, पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो मैंने कहा इसमें वो इनकम इंक्लूड नहीं की जाएगी जो ट्रांसफ़र इनकम होगी, मतलब कि जो गिफ्टेड इनकम होगी, यूनिलेटरल इनकम होगी। क्लियर है? आप देख सकते हो गिफ्ट, डोनेशन, ओल्ड एज पेंशन। ओल्ड एज पेंशन को भी इंक्लूड नहीं करते क्योंकि ओल्ड एज पेंशन यूनिलेटरल इनकम है, ट्रांसफ़र इनकम मानी जाती है, इसीलिए इसे इंक्लूड नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ एम्प्लॉइज़ कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड को भी इंक्लूड नहीं करते। क्यों इंक्लूड नहीं करते, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाऊंगा जहां मैं आपको डिटेल में समझा पाऊंगा कि आखिर क्यों एम्प्लॉइज़ कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड इंक्लूड नहीं करते। क्लियर है? उसके बाद ट्रेवलिंग अलाउंस लिखा हुआ है सिर्फ पर्सनल के लिए, तो आप उसे भी इंक्लूड नहीं करोगे, जबकि अगर लिखा हुआ आपको मिल जाए ट्रेवलिंग अलाउंस विद फैमिली तो उसे हम COE में इंक्लूड कर लेते हैं। क्लियर है? इनकम टैक्स को हम COE का पार्ट मानते हैं, लेकिन उसे हम अलग से सेपरेटली इंक्लूड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स आपकी एक्सपेंस है, और जो आपकी एक्सपेंस आपके कमाए हुए इनकम में से ही की जाती है। तो ये एक्सपेंस जो है आपकी इनकम का ही हिस्सा है। अगर आपने अपने इनकम को COE मान लिया है तो उसके हिस्से को अलग से COE क्यों मान रहे हो? नहीं तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो अवॉइड डबल काउंटिंग, हम इनकम टैक्स को इंक्लूड नहीं करते, सेपरेटली इंक्लूड नहीं करते। ऐसे तो पार्ट ऑफ COE है ही, लेकिन अलग से सेपरेटली हम इसे इंक्लूड नहीं कर सकते। क्लियर है? अब इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है उसकी बात कर लेते हैं। इंक्लूड करेंगे सारे वेजेस इन कैश एंड वेजेस इन काइंड। वेजेस इन काइंड में आपको 2-3 चीज़ों पे ध्यान देना होगा। सबसे पहला है कि यहाँ पे एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड, इसे हम इंक्लूड करते हैं, एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड, जबकि एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड इंक्लूड नहीं होती है। और इसके अलावा आपको याद रखना है ट्रैवलिंग अलाउंस विद फैमिली, अगर विद फैमिली है तो पार्ट ऑफ COE है, लेकिन विद फैमिली नहीं है तो डज नॉट इंक्लूड इन COE। इसके बाद आपको याद रखना है रिटायरमेंट पेंशन, अगर रिटायरमेंट पेंशन है तो इंक्लूड इन COE, अगर रिटायरमेंट पेंशन नहीं है, ओल्ड एज पेंशन है, डज नॉट इंक्लूड। मैं इन तीनों का एक्सप्लेनेशन आपको अलग से सेपरेट वीडियो में दूंगा, जहां मैं आपको बता पाऊंगा कि आखिर ये इंक्लूड क्यों होती है और इंक्लूड क्यों नहीं होती है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस के बारे में कि आखिर OS क्या है। OS को हम बेसिकली प्रॉफिट बोलते हैं, इन जनरल हम बोलेंगे प्रॉफिट, लेकिन OS बहुत ही पेचीदा है, OS ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको इसी पे ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर आपने कभी कोई क्वेश्चन गलत किया नेशनल इनकम में तो 90% चांस होंगे कि वो गलती ऑपरेटिंग सरप्लस में ही हो रही होगी। तो इसे हम ध्यान से देखेंगे और इसे हम चार्ट के फॉर्म में कवर। तो ऑपरेटिंग सरप्लस को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। याद रखिएगा, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योर को हम प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, मतलब ये दोनों अलग अलग नहीं, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योर और प्रॉफिट ये दोनों एक ही चीज़ है। तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा, मैंने कलर भी चेंज कर दिया है, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप या प्रॉफिट ये दोनों एक ही चीज़ है। इसके बाद इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। वो 3 हिस्से हैं रेंट, इंटरेस्ट और रॉयल्टी। मतलब अगर हम बात करें कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या होती है तो हम बोल सकते हैं सिंपली कि रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट। अगर हम इन तीनों को इंक्लूड कर दें तो उसे हम कहेंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। वहीं दूसरी तरफ इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप या हम बोले प्रॉफिट के भी 3 हिस्से हैं। अब वो 3 हिस्से क्या क्या है, तो वो है डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। क्लियर है? हम बोलेंगे डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो सर दिक्कत कहाँ पे आती है? दिक्कत यहाँ पे आने वाली है क्योंकि यहाँ पे कंपोनेंट्स के अलग अलग नाम हैं।
मतलब वो अलग कंपोनेंट नहीं है, उन्हीं के सेकंड नाम है। जैसे कि कॉरपोरेशन टैक्स, अब इसका एक नाम और दिया हुआ है जिसका नाम है कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स। जबकि अगर हम बात करें अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट तो इसका भी एक नाम दिया हुआ है रिटेन्ड अर्निंग। एक नाम इसका और है अभी जिसको हम बोलते हैं सेविंग ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर। अब आप खुद ध्यान सोचो कि अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लिखा हुआ है रिटेन्ड अर्निंग या साथ साथ लिखा हुआ है सेविंग ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर, तो आपको इन तीनों में से कोई एक ही इंक्लूड करना होगा, क्योंकि ये तीनों एक ही कंपोनेंट की बात करती है। क्लियर है? तो या हम बोले अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, या हम बोले रिटेन्ड अर्निंग, या हम बोले सेविंग ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर, ये सब एक ही चीज़ होती है। क्लियर है? वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें कॉर्पोरेशन टैक्स, तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। क्लियर है? तो आपको यहाँ पे सबके सेकंड नाम याद रखने होंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप यहाँ देख सकते हो पूरा ओएस के दो पार्ट है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योर। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को 3 हिस्से में तोड़ दिया गया, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी। वहीं दूसरी तरफ इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योर को हम प्रॉफिट पहले बोल सकते हैं, और प्रॉफिट बोलने के बाद इसके 3 हिस्से बनते हैं। वो 3 हिस्से क्या है? डिविडेंड, कॉर्पोरेशन टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। वहीं पे कॉर्पोरेशन टैक्स का एक हिस्सा है जिसको हम बोलेंगे कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। वहीं पे अगर हम बात करें अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की, तो इसके भी 2 नाम हैं। वो 2 नाम है रिटेन्ड अर्निंग और साथ ही साथ सेविंग ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर। क्लियर हुआ? ये आपकी पूरी ओएस है, ऑपरेटिंग सरप्लस। इसके बाद आपको मिलेगा मिक्स्ड इनकम, एमआई। अब जो मिक्स्ड इनकम होती है वो बेसिकली आपको हमेशा क्वेश्चन में दे दी जाएगी, और ना ही कोई एमआई का फॉर्मूला है और ना ही कोई एमआई के ऊपर कोई ऐसी डिटेल कंसेप्ट है। तो यहाँ पे आपका नेशनल इनकम की कंपोनेंट सारे खत्म हो जाते हैं। हमने देखा सीओई, हमने देखा ओएस, तो हमने सारे कंपोनेंट खत्म कर दिए यहाँ पे आके। तो ये आपकी एक वीडियो थी, छोटी सी वीडियो, रिवीजन वीडियो, जो नेशनल इनकम पे बेस्ड थी पूरी तरीके से इनकम मेथड के लिए। तो अगर ये वीडियो आपको कुछ भी बेनिफिट देके जाती है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो हम मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।